तो यदि ये एक जैसे हैं तो फिर इसको हम संविधान का इतिहास क्यों कहते हैं? तो संविधान होता क्या है? संविधान के बनने की कहानी क्या इन एक्ट के साथ शुरू होती है, और अगर ये एक्ट हैं तो फिर हमारी संसद द्वारा जो एक्ट बनाए जाते हैं वो कौन से हैं? और थोड़ी कुछ बेसिक चीजें जो है वो जो जानकार लोग हैं वो थोड़ा बोर हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा जान लीजिए फिर से, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं उन लोगों के लिए भी बताना चाहता हूँ जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, छोटे बच्चे हैं या अभी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछते हैं पढ़ाते समय, कुछ लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, इसलिए थोड़ा समझ में आता है कि संभाषण की एक विशेषता है, आप लोगों को भी बता दें। जब भी कभी आप पब्लिक मीटिंग करें या ज्यादा लोगों में बात करें तो एक तो पूरे जन समुदाय को अज्ञानी समझना भी गलत है। अज्ञानी समझ करके अपना ज्ञान फैलते रहना वो भी एक अच्छी चीज नहीं है, वो शिष्टाचार में नहीं आता, बोलने का शिष्टाचार है। और दूसरा, वो लोग बोर हो जाए, आप इतनी ऊपर की बात करने लग जाओ कि उनको समझ में ना आए, ये भी एक गलत पड़ता है। तो थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर तो सबसे पहले संविधान और विधान में अंतर देखते हैं कि विधान और संविधान में अंतर क्या होता है। संविधान शब्द में ही अगर संधि विच्छेद करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई संधि विच्छेद नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में नहीं होता, हिंदी में होता है। हिंदी में क्या होता है? समान रूप से विधान, सबके लिए लागू होने वाला विधान, जो समान रूप से सभी नागरिकों के लिए, सभी लोगों के लिए लागू होता है, वो उसको कहेंगे संविधान। तो सभी के लिए लागू है। और विधान क्या होते हैं? वो स्पेसिफिक हो सकते हैं, कुछ खास लोगों के लिए हो सकते हैं। विधान की परिभाषा में जो लिखा रहता है कि इन लोगों पे लागू होता है, वो उनके लिए लागू होता है। और संविधान समान रूप से सभी के लिए लागू होता है। तो हम संवैधानिक विकास की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो विधान बनाए गए थे, इनमें कहीं न कहीं आम जनता को पहली बार कानून के अधीन रहने की एक आदत बन रही थी। आपने देखा होगा कि जो मुगल साम्राज्य था या पहले जो राजे महाराजे थे, उस जमाने में तो कोई कानून था नहीं इस तरह का, लिखित कानून तो बहुत ही कम था। और कानून था भी तो वो दीवानी मामलों के कानून थे, झगड़ों के, जमीन जायदाद के झगड़ों से संबंधित कानून थे। जैसे हम दाय भाग की बात करते हैं या मिताक्षरा की बात करते हैं, वो सक्सेशन के कानून है। लेकिन इस तरह के कानून जो धर्म प्रचार के लिए हो, जो धार्मिक मान्यताओं के लिए हो, समाज में रहने के लिए हो, या और दूसरे प्रकार के आईपीसी जैसे कानून, दरअसल जो बादशाह होता था या राजा, वो ही तय कर लेता था कि इस अपराध की क्या सजा है, और वो घोषणा कर देता था, या अपने लोगों को अधिकार उसने दिए हुए थे। आपने देखा होगा कि जब हम तरह तरह की जमींदारी व्यवस्था की बात करते हैं तो सामंतों को अधिकार दिए जाते थे कि आप अपने एरिया की झगड़े जो है वहीं पे निपटा लेंगे। न केवल आप टैक्स वसूलेंगे उस इलाके से, बल्कि उस क्षेत्र की जितनी कानूनी समस्याएं हैं, जो भी पेचीदगियां हैं, जो भी आपके पास फरियादी आएगा, आप उसकी बात को सुनेंगे और अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेकर के वहां आदेश दे देंगे। आदेश देने का मतलब आपको उचित लगना चाहिए कि ये अपराधी है और इस अपराध की ये सजा होती है। तो फिर ऐसे समाज को जो इस प्रकार से किसी किताब के अधीन नहीं चलता है, उसके पास कोई कानून नहीं था, उस समाज को आप कानून के अंदर रहने की एक आदत डलवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो समाज आया था जहां से, वो बहुत पहले से इसकी प्रैक्टिस कर रहा था। उनके यहाँ लिखित कानून आ गया था, एक तरह से हम बोलते हैं अलिखित है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी चीजें लिखी हुई थी, डॉक्यूमेंटेशन हो गया था। और मैग्ना कार्टा के बारे में जो आप जानते हैं कि वो एक तरह का मानवाधिकार था, एक प्रकार के फंडामेंटल राइट्स थे, और लोगों को कौन कौन से अधिकार हैं। इसीलिए हम आर्टिकल 12 to 35 जब भाग 3 की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको बोलते हैं ये भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं ना। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो फिर मैग्ना कार्टा ओरिजिनल भी तो था, जो यूरोप में खास करके ब्रिटेन है ना, और उसके बारे में भी पढ़िएगा कभी, तो आपको ये मिलेगा कि वो लोग फिर भी एक विधान के तहत, संविधान के तहत कहीं कहीं रहने की कोशिश करते आए हैं। और उनके यहाँ ऐसे अंदाज से इस तरह से दंड नहीं, जबकि एक वो लोग अपने आप को सिविलाइज्ड कहते थे, लेकिन उनके यहाँ एक बहुत भयंकर क्रूरतम अमानवीय प्रथा
दास प्रथा। हमारे यहाँ पे भी थी दास प्रथा, उसका स्वरूप दूसरा है। लेकिन जब आप इतने सभ्य थे तो आपके यहाँ दास प्रथा कैसे थी? तो उनको वो अधिकार नहीं देते थे, इसका मतलब वो चयनित लोगों को ही मानवाधिकार देते थे, उनको इंसान भी नहीं मानते थे। तो दास व्यापार हमारे यहाँ उतना नहीं था जितना व्यापार दासों का यूरोप में दिखाई देता है, उसकी हिस्ट्री है। क्या तो जो भी वो कानून वहां से लेके आए थे, तो वो कानून जो है यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई देते हैं। अब वो कैसे होते हैं? ये दो तरह की चीज है कि वहां पर सरकार किसकी है, कंजर्वेटिव की सरकार है या लेबर पार्टी की सरकार। यूरोप में खास करके इंग्लैंड में जो है दो तरह की मानसिकता के लोग थे। एक साम्राज्यवादी मानसिकता के लोग थे जो चाहते थे कि बाकी लोग जो है वो हमारे अधीन रहने के लिए बने हैं, उनके ऊपर हमको राज्य करना है और उनको हमारे अधीन रहना पड़ेगा और हम जिस प्रकार का उनको रखेंगे, और एक तरह से हम उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, उनके ऊपर कब्जा करके, उपनिवेश बना करके उन देश की सेवा हो रही है, उन देशों की हम लोग एक तरह से सेवा कर रहे हैं। और ये सेवा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम ईसाई हैं, एक चीज। तो एक धर्म का डोमिनेंस। दूसरा, हम गोरी प्रजाति के हैं, कॉकेशाइड है, तो ये गोरी प्रजाति का अभिमान धर्म का, यानी कि ईसाई धर्म जो है वो ज्यादा खुली मानसिकता के होते हैं और ज्यादा सेवाभावी होते हैं, मानव सेवा के प्रति उनमें ज्यादा भावनाएं होती हैं, एक ये भाव। और दूसरा, जो अमेरिका और दूसरे हिस्सों से जो लाया गया धन था, ठीक है, हमने बताया था कि स्पेन जो था वो धन लाने में जुटा हुआ था और इंग्लैंड जो है सर्वांगीण विकास कर रहा था। तो उसने फिर जब अपनी सुविधाएं और प्रोडक्ट बेचना शुरू किए औद्योगिक क्रांति वाले, तो उसने उसके बदले में स्पेन से काफी धन प्राप्त किया और फिर उन्हीं से सिक्के डाले गए और सोने चांदी के सिक्के तक चलाए गए, सब हुआ। तो ये जो धन का अहंकार, जाति का अहंकार और धर्म का अहंकार, ये अहंकार को मानने वाले लोग भी वहां बहुत सारे थे। और वो लोग जो अधिकांश लोग थे, ऐसे लोग, एक ऑर्थोडॉक्स पार्टी थी जो रूढ़िवादी विचारधारा में कह सकते हैं, वो कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी ठीक उसी प्रकार की पार्टी थी जिसकी तुलना आप जब करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो हम लोग यूएस में रिपब्लिकन से करते हैं, ट्रंप वाली पार्टी से करते हैं, और इंडिया में उसको हम भारतीय जनता पार्टी से करते हैं, बीजेपी से। कि ये एक ऐसी रूढ़िवादी मानसिकता की पार्टी है ना। तो क्लॉकवाइज दोनों है, दोनों दक्षिणपंथी है, रिपब्लिकन्स भी और डेमोक्रेट्स भी। यहाँ पर कंजर्वेटिव भी, लेबर भी, कांग्रेस भी, बीजेपी, दोनों ही क्लॉकवाइज है, दोनों ही आगे बढ़ने। वामपंथी नहीं है, वामपंथी उल्टा चलते हैं, विरोध करते हैं। ये विरोध करने वाले नहीं है क्लॉकवाइज दक्षिणपंथी, लेकिन एक रूढ़िवादिता को मानता है और एक इनोवेटिव आइडियाज को लेके आता है, और एक्सेप्टेंस ज्यादा है और टॉलरेंस भी ज्यादा है। टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूटी ये ज्यादा है। वो लोग पीछे की तरफ उदाहरण देते हैं कि देखो परंपराएं क्या है, ये क्या रहा है, वो क्या रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये केवल भारत में ही दो भागों में नहीं बटा हुआ है जन समुदाय, पूरी दुनिया में बटा हुआ है। पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वहां दो तरह के मत के लोग मिल जाएंगे, एक धर्म को ऊपर मानने वाला, किताबों को ऊपर मानने वाला, और एक व्यवहार में जीने वाला। तो ये पार्टियों की जो है बेसिक नेचर है, जिनके खिलाफ वो नहीं जाते। इसलिए जब कभी भी डेमोक्रेट्स हारते हैं तब हमको ऐसा लगता है, लेकिन पहली बार रिपब्लिकन के जीतने पे हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी दोस्ती ज्यादा सूट करेगी। वो अब कैसे करेगी, क्योंकि ये जब आप जानते हैं कि दो हिंसक पशु साथ रहेंगे तो कैसे भला करेंगे एक दूसरे का, पता नहीं। ये तो संभव नहीं है, मौलिक विचारधारा में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ठीक वो लक्षण जो है आपको गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट में दिखाई देंगे। कौन से? ब्रिटेन में कौन गवर्नर जनरल वहां से चलेगा। तो वहां से जो गवर्नर जनरल निकाला गया कि आप भारत जाओ और भारत पे जाकर के ये कानून बनाओ, वो जो गवर्नर जनरल वहां से उसको रिलीव किया, वो वहां के प्रधानमंत्री पे डिपेंड करता है कि वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है। और प्रधानमंत्री की जो मानसिकता है, वो मानसिकता आपको यहाँ गवर्नर जनरल में दिखाई देती है। और वो प्रधानमंत्री अपनी मानसिकता को जब आपका वो घोषणा पत्र जारी करता है चुनाव के समय में, जब वो करता है कि मैं जो है
चुनाव अगर होता है 5 साल के लिए और मैं अगर बनता हूँ प्रधानमंत्री, तो मैं ये करूंगा मैनिफेस्टो। तो उसकी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें ही सारे विचार आ जाते हैं और सारे विचारों से जनता को अवगत करा दिया जाता है कि इंडिया के साथ हम लोग अगले 5 सालों में क्या करने जा रहे हैं यदि आप हमें प्रधानमंत्री बना रहे हैं। और फिर जनता उसी प्रकार अपना मत बनाती है और देखती है कि क्या किसी कंपनी को इतना अधिकार दिया जाना चाहिए या ये सत्ता जो है ये खुद शासन के साथ रहना चाहिए या राजा के अंडर में होना चाहिए, और क्या किसी एक देश का किसी दूसरे देश को गुलाम बना लेना उचित होता है, ये नैतिकता के अधीन आता है या नहीं आता है, या ये एक अनैतिक कार्य है। तो इस प्रकार की मानसिकता के लोग वहाँ हैं, जो शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जो कानून के जानकार हैं, जो मानवतावादी विचार पढ़ते हैं, जो कलाकार हैं, जो पोएट्री लिखते हैं, जो नॉवेल लिखते हैं, ऐसे तरह तरह के लोग जन समुदाय में सब जगह मिल जाएंगे। इसलिए आप जब भारत में कट्टरता वाली बात आती है तो कई लोग पुरस्कार वापस करते हैं, बोलते हैं टॉलरेंस आ गया। कई लोग तो जो विचारशील लोग हैं उनका मत हमेशा दूसरा होता है, वो संपूर्ण मानवता को सोच करके समग्र रूप में विचार करते हैं। और जो कट्टर लोग होते हैं वो सिर्फ अपने वर्ग, जाति या क्लास को लेकर के, कि वो मेल है तो मेल के बारे में सोचेंगे, फीमेल के प्रति उनकी मानसिकता वो पितृसत्तात्मक होती है। इसलिए जो रूढ़िवादी विचार वाली जो पार्टियां हैं वो हमेशा एंटी वुमेन होती, क्योंकि वो पितृसत्तात्मकता से जुड़ी हुई है। उनके सारे के सारे वो होते हैं। फिर वो दलित और जो निचली जातियां हैं उनके खिलाफ भी होते हैं, फिर वो माइनॉरिटीज के खिलाफ भी होते हैं, वो कमजोर वर्गों के खिलाफ भी होते हैं। फिर इसी से पूंजीवाद भी प्रभावित होता है, समाजवाद जो है वो नीचे चला जाता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि भगवान ने उसको विकलांग बनाया, प्रकृति ने बनाया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, उसको अपना करना चाहिए। ये सरकार जो है इसके लिए नहीं बनी है, भीख में लोगों को भीख बांटने के लिए नहीं बनी है। सब आदमी को समर्थ होना पड़ेगा। विकलांग भी कई सारे हैं, उनको भी अपना काम करना पड़ेगा। ये एक मानसिकता होती है और एक साथ चूंकि समुदाय पे ये सब चीजें नहीं थोपी जा सकती, इसलिए वो इसको किस्तों में थोपते हैं। इसलिए उसका जो कुरूपता है वो सामने नहीं आती, उस पार्टी की जो मूल विचारधारा है, लेकिन वो अग्रसर उधर ही हो रहा होता है, क्योंकि उसकी जो प्रवृत्ति है वो एक तो अधोगामी होती है और वो डाउनवर्ड होता है, और वो उसको बहुत अच्छा लगता है, उधर जाना उसको सूट करता है। पितृसत्तात्मकता की तरफ जाना, महिलाओं का विरोध करना, धर्म की कट्टरता की तरफ जाना, सेक्युलरिज्म से दूर जाना, धार्मिक मुद्दे उठाना, ये और दूसरे मानवीय गुण जो जितने भी एक आदर्श मानव के जो गुण माने जाते हैं, मानवता वाले जो गुण माने जाते हैं, तो व्यक्तिवाद और मानवतावाद इसका हनन होता है और पूंजीवाद का बढ़ावा मिलता है। कट्टरवाद में हमेशा, रूढ़िवादिता में पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि पूंजीवादी लोग हमेशा से इनको स्पॉन्सर करते हैं। उन पूंजीवादी लोगों को मानवतावादी और समाजवादी लोगों को स्पॉन्सर करने में कभी मजा नहीं आता, क्योंकि उनको एक्सप्लॉयटेशन करना है, उनको क्या करना है, उनको शोषण करना है। और चूंकि उनको शोषण करना है और वो शोषणकारी लोगों को अगर प्रमोट नहीं करेंगे, उनको स्पॉन्सर नहीं करेंगे, तो वो व्यक्ति आ जाएंगे जो डेमोक्रेट्स हैं, वो व्यक्ति आ जाएंगे जो पूंजीवाद को पसंद नहीं करते, और वो समाज में बांटना शुरू कर देंगे। मनरेगा वाले आ जाएंगे, वो बांटना शुरू करेंगे। तो दरअसल एक कंसेप्ट आया था कि मनरेगा जैसा या ऐसा, कि क्यों ना अमीरों से पैसा टैक्स के रूप में कलेक्ट करके गरीबों में बांट दिया जाए, 100 रुपया हर बार, 150 रुपया हर दिन का, ऐसे ही बांट दिया जाए। तो फिर लगा कि नहीं, ऐसे ही बांटने से तो एक हरामखोरी बढ़ेगी, या ऐसा लगेगा कि यूं ही बांटना तो ठीक नहीं है, तो एक बहाना मत बना दिया जाए कि नहीं, कुछ काम कराया जाएगा। अच्छा, काम कराना उद्देश्य है क्या? नहीं, काम कराना कोई उद्देश्य नहीं, पैसा बांटना उद्देश्य। हमारा समझ, उसका उद्देश्य है असमानता को कम करना, मूल उद्देश्य वो है। अब यहाँ बोलते देखो काम का हुआ है, तो काम कराना तो उद्देश्य पैसे पहले भी नहीं था, वो तो एक उद्देश्य था कि अमीरों से टैक्स लेकर के गरीबों में कैसे बांटा जा सकता है। तो अब ऐसे ही बांटने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जो है वो एक ऐसी प्रवृत्ति को शुरू कर दे कि इसमें लोग फिर काम से, जो काम कर रहे हैं उनको पनिशमेंट लगे कि हम तो काम करते हैं और अपना पैसा खुद कमाते हैं, तो समाज में हम स्थान पाते हैं। और एक व्यक्ति जो है वो निकम्मा है, तो निकम्मेपन को दूर करने के लिए कि कहीं निकम्मापन ना बढ़ जाए, इस वजह से एक तरह का ये बहाना है, इसमें पर नियत दिखाना चाहिए।
इसमें नियत क्या है? नियत है असमानता को दूर करना, समानता लाने की बात करना। गरीबों की गरीबी क्यों ना दूर करें? हाँ जी, देने की अपेक्षा गरीबों की गरीबी क्यों ना दूर करें? नहीं आवाज नहीं आ रही। 100 रुपए देने की अपेक्षा गरीबों की गरीबी क्यों ना दूर करें, ऐसा कोई प्रोग्राम? ऐसा भी एक वो किया जा सकता है कि इम्पावर किया जा सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म है। वो लॉन्ग टर्म है, मतलब आप केवल इस आधार पे कि ये वही पूंजीवादी मानसिकता है। पूंजीवादी मानसिकता यही कहती है कि आप गरीबी दूर करो ना, ऐसे प्रयास करो कि वो खुद एम्पावर हो जाए। लेकिन ध्यान रखिए कि जो गरीब है वो दो तरह के गरीब है। जब हम आरक्षण की बात करते हैं तब भी दो तरह के गरीब बताते हैं। एक उच्च वर्ग का जो गरीब है, खास करके आरक्षण वाले मसले में सामान्य वर्ग का, उसके पास फेवरेबल कंडीशन है पैसा कमाने की। उसको सामाजिक प्रतिरोध नहीं है, सामाजिक विरोध नहीं है, उसके रिश्तेदार सारे संपन्न हैं और उसको अपॉर्चुनिटीज भी मिली थी आगे बढ़ने की। वो किसी भी प्रकार का उसको रोका नहीं गया, बात समझना है। और वातावरण पूरा उपलब्ध है, पर वातावरण को वो यूज नहीं कर पाया, इस वजह से गरीब है। वहां उसकी पर्सनल एफिशिएंसी नहीं है इतनी कि वो उन एटमॉस्फेयर को उसका यूज करता है, एनवायरमेंट का, और वो वहां पहुंच जाता है। उसने वो नहीं किया। और दूसरा जो गरीब है आरक्षित वर्ग का, वो गरीब अपनी वजह से नहीं है, वो गरीब दूसरे लोगों की वजह से। उनने उसको रोका है आगे बढ़ने से, उसको रोका गया, उसको पढ़ने नहीं दिया गया, उसको वो आगे बढ़ना चाहता था लेकिन उसको बढ़ने नहीं दिया गया। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि गरीब जब है तो वो समाज के कारण गरीब है। समाज नहीं होता तो शायद वो सरवाइव कर जाता। प्राकृतिक कानून लागू कर दो, जंगल में सबको छोड़ दो, वो सरवाइव कर जाएगा। जो गरीब आज मनरेगा में काम करने लायक है, जब सारी संपत्ति का विधान आप हटा दो, पूंजीवाद हटा दो और सबको जंगल में एक साथ छोड़ दो, वो सरवाइव कर जाएगा, ये मर जाएंगे संपत्तिवाद। अब आ रहा समझ? इनके होने की वजह से वो गरीब है। आपको समझ में आ रहा है? उसको गरीब रखा गया है, वो गरीब है नहीं। अगर उसको अवसर मिलते और अगर उसको ऐसा वातावरण मिलता तो वो बहुत आगे होता। मुझे लगता है सॉल्यूशन मिला होगा, है ना? तो इसलिए वो दूर कर पाना, इनके रहते हुए उन समस्याओं को दूर कर पाना बहुत मुश्किल है। आप कहते हैं नहीं, आपको हम ऐसी सुविधाएं अवेलेबल कराएंगे जिससे आप आगे बढ़ जाएंगे। आप स्कूल में छात्रवृत्ति अवेलेबल करा सकते हैं, किताबें अवेलेबल करा सकते हैं, लेकिन जब वो स्कूल के लिए निकलता है तो रास्ते में उसको आप सुरक्षा नहीं दे सकते। रास्ते में उसको रोक लिया जाता है, उसको स्कूल जाने से मना किया जाता है। और वो वर्ग ऐसा है कि वो जान भी ले सकता है अगर वो स्कूल गया, और उसको मजदूर बनाए रखा जाता है। उसकी नीति बना दी जाती है कि वो मजदूर बने। अब बात समझ में आ रही है? इसलिए आप कह रहे हैं कि एम्पावरमेंट के लिए वातावरण नहीं है, क्योंकि यहां पर रूढ़िवादिताएं बहुत ज्यादा है, जाति प्रथा बहुत गहरी है। आप इस जमाने में, इस समय में आप ये सोच सकते हैं कि कितना आगे बढ़ गया। एक से एक गंदी मूवी बन गई, और पद्मावती जैसी मूवी जो है अब आज संसद में दिखाई, उसको संसदीय समिति को दिखानी पड़ रही, वो भी बिना रिलीज किए, बिना देखे, बिना सेंसर बोर्ड में अभी सर्टिफिकेशन हुए। और 3-3, 4-4 चुने हुए मुख्यमंत्री जो हैं उसको रोक देते हैं। इस युग में 2017 में 2050 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था। आप जो 1950 में आया था, तो इतना लंबा समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हो गया, उसके बावजूद हमको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जो हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहे, हम तो ये जा रहे कि एक संवैधानिक संस्था है, सेंसर बोर्ड है, सबसे पहले वो डिसाइड करे। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सेंसर बोर्ड पे दबाव आ जाएगा,
जिस तरह से ये प्रतिबंध लगा रहे हैं मुख्यमंत्री और ये, तो अब सेंसर बोर्ड पास कर देगा तो उसके अध्यक्ष को अलग से गली में ले जाके नहीं पीटेंगे। सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष भी तो बिना सुरक्षा के कई बार कहीं जाता होगा, उसको भी तो जान का खतरा है, उसका भी तो सर काटा जा सकता है। तो बात यहाँ फिल्म की नहीं है, सम्मान की भी नहीं है, समस्या ये कि क्या ये हो सकता है और क्या ये संभव है। अगर ये संभव नहीं है तो इतने प्रतिबंध क्यों और इतना डर क्यों और इतनी सुरक्षा क्यों। और जब ऐसा हो सकता है कि जो इतने बड़े लोग हैं, ख्यातिनाम लोग हैं, जिनके पास इतना पैसा है, जो पावरफुल है और स्वयं हिंदू भी हैं, इसमें कोई स्टार जो है मुसलमान नहीं है, ना तो स्टार कास्ट में है, ना प्रोडक्शन में है, ना डायरेक्शन में, और फिर समर्थ हैं और फिर उच्च वर्ग से हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि कोई निम्न वर्ग वाला, माइनॉरिटी वाला कोई हिमाकत कर सकता है। तो फिर आप अपने बलबूते पे आगे बढ़ने की बात कैसे सोच सकते हैं कि कोई आदमी अपने बलबूते पे हिम्मत हो तो आगे बढ़ के दिखा। बात समझ में आए? बिना सहायता के, सपोर्ट के जब आगे नहीं बढ़ पा रहा, इतना कुछ सपोर्ट है उसके बाद ये हालत है, कहां उठेंगे आप लोग, खबरें सुनेंगे और ये सब करेंगे। असली जानकारी अब तो सोशल मीडिया के कारण बहुत कुछ आने लगी, वीडियो आने लगे, कहां उठते हैं। जैसे स्टेट्स इस तरह की मूवीज को बैन कर रही होगी, गुजरात के सीएम ने भी कर दिया, गुजरात की जो तो सर क्या इसको कॉन्स्टिट्यूशनली बैन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो हो ही गया, ये दबाव है भाई। ये कहने का मतलब ये है कि ये आप संसद में कोई भी चीज संसद से पास होगी ना, तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है कि एक सेंसर बोर्ड बनेगा, वो कानून के तहत बना हुआ है ना, तो आप उसको भंग करके, ये जो भी शीतकालीन सत्र है उसमें भंग कर दो उसको और कह दो कि सीएम को पावर दिए जाते हैं। पहले एक्ट बनेगा ना, ये एक्ट बनने से पहले ही करने लगे, तो फिर एक्ट बनाओ कि सीएम के पास एक कमेटी होगी या फिर सीएम खुद ही डिसाइड करेगा अपने विवेक से कि मेरे राज्य में क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। तो सेंसर बोर्ड से तो उसने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की वजह से ही तो कहा, वो कॉन्स्टिट्यूशन की तो व्याख्या कर रहे हैं, कल जो कहा है कि ये जो सीएम है ये ऐसा ना करें। पर जनमानस में दो तरह के लोग हैं, एक सपोर्ट करने वाले लोग हैं और एक डरने वाले लोग हैं। बात समझ में आ रही? दो ही तरह का वर्ग है। विरोध करने वाला तो सिमट करके रह गया, रैशनल कुछ है नहीं। तो फिर तो हम 2017 की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि जो लोग दबाते हैं, जो लोग पीछे रखते हैं, उनकी बात मत करो। अगेंस्ट वो, यानी फ्लो के अगेंस्ट आप फाइट करते हुए आगे बढ़ो, अपना स्थान सुरक्षित करो। या फिर वो मानवतावाद है ना, मानवतावादी और समाजवादी दृष्टिकोण और पूंजीवादी दृष्टिकोण में यही अंतर है। पूंजीवादी दृष्टिकोण होता है जो करेगा सो करेगा और जिसकी लाठी उसकी बैठ, हमारे पास पावर है, हम एंजॉय करेंगे, तुमने जिस पावर आ जाए तुम कर लेना, ठीक है, सीधे सीधे भोलापन रखता है। हम किसी को रोक नहीं रहे, कोई भी आगे बढ़ सकता है। तो एक बड़ा भोलापन लगता है जब हम इस प्रकार की मानसिकता की बात कर रहे हैं। तुम में अगर ताकत होगी, जिस दिन तुम्हारे पास होगा तुम भी कर लेंगे, लेकिन आज हमारे पास है, हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास चूंकि सॉफ्टवेयर है, हम इसको बहुत महंगा बेचेंगे। हमारे पास कोई ऐसी चीज है, चूंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लगी हुई है, इसलिए ये समाज का तो है, क्योंकि हम भी समाज के अंग, लेकिन हम बहुत महंगा बेचेंगे इसको, ठीक है। जो आपकी कोचिंग क्लास पीएससी की, ये तो हमने चलाया हुआ है, लेकिन बाकी लोगों का क्या है? नहीं साहब, आप भी प्रत्येक कोचिंग वाला जो है वो ऐसा कर ले कि वो भी जो है कुछ बच्चों को निशुल्क पढ़ाने लग जाए या खुद ही एक निशुल्क क्लास खोल दे। कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो बोलता है कि मैंने इतना अर्जित किया है, ज्ञान अर्जित किया है, अब मैं जो अपना ज्ञान जो दूंगा वो बिना पैसे के नहीं दूंगा, मैं बेचूंगा उसको, उसके बाद अपना स्टेटस बढ़ाऊंगा। एक मकान है तो दो बनाऊंगा, दो है तो उसको छोड़ के तीसरा बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। हम कुछ भी करेंगे। नहीं, आपके पास अब 10 करोड़ रुपए हो गए, अब आप चुप हो जाइए, अब फ्री पढ़ाना शुरू कर दीजिए। नहीं, अब 100 करोड़ होंगे हमारे पास, फिर 1000 करोड़ होंगे, फिर हमारी इंडस्ट्री होगी, फिर पूरे इंडिया में और हर शहर में हमारी ब्रांच होगी। बड़ा अजीब चीज है ना, उसका तो कोई और छोड़ नहीं है।
तो फिर मानवतावाद कहाँ चला गया? बोले नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ाई की और हमारी दुकान चल निकली और हमारा ब्रांड बन गया, इसलिए हम करेंगे, तुम्हारे में हिम्मत है तुम भी करो। खुला खुला प्रतियोगिता, यही पूंजीवाद है। पूंजीवाद समझ में आया? पूंजीवाद का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई राक्षस जैसी प्रवृत्ति है या सींग आते हैं। बड़ा सॉफ्ट आदमी आता है, बड़ा सॉफ्ट आदमी होता है वो, मतलब दिखने में इतना मासूम सा और ऐसा लगता है कि मतलब ये इससे दयालु और कोई है नहीं। लेकिन समाज का सबसे बड़ा दुश्मन वही है, समाजवाद का भी और समाज का भी। ठीक है, यही कट्टरवाद है, यही रूढ़िवादिता है, और यही दूसरों को फिर आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये शक्ति बन जाता है, पावर बन जाता है, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है। तभी तो उसने कहा ना ट्रंप ने, हम और हमारा अमेरिका, बस अमेरिका से बात करेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे, अमेरिका में बेचेंगे, सब कुछ अमेरिका। क्यों? WTO कौन लाया था? ओपन ट्रेड, फ्री ट्रेड की बात किसने की थी? पूरी दुनिया को उपदेश कौन दे रहा था कि रास्ते बंद मत करो व्यापार के? अब क्या हो गया? अब आप अपने क्यों? क्योंकि वो सूट करता है, उसको मनमानी सूट करती है। वो कल्याण के लिए नहीं निकला, लोक कल्याण उसका उद्देश्य नहीं है, व्यापार उद्देश्य है, और वो व्यापारी भी है। तो कोई उद्योगपति और व्यापारी जब बन जाए राष्ट्रपति, तो इसका मतलब जनता क्या चाहती है, अधिसंख्यक जनता क्या चाहती है, और अधिसंख्यक जनता नहीं भी चाहती है तो मीडिया माहौल बनाता है, तो मीडिया खरीद लिया जाता है उद्योगपति ग्रुप्स के द्वारा, इंडस्ट्रियल वो, और मीडिया को खरीद करके एक माहौल बनाया जाता है कि यही बनने वाला है और इसको बनाने से ही देश चलेगा, तो फिर वो बना देता है। मीडिया का अहम रोल है। तो ये एनालिसिस अगर आपको समझ में आ जाए तो पूरी दुनिया को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। इसलिए जो आप हमारे यहाँ जब बात की जाती है समता मूलक समाज की, एगलिटेरियन सोसाइटी की, या हम बोलते हैं जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान, जब नारा लगाते हैं नर और नारी एक समान, तो आचार्य जी ने जो क्या, अब इनसे बड़ा कम्युनिस्ट और कोई नहीं होगा। अब आपको लगेगा कि नहीं, ये तो समाजवाद की सबसे बड़ी बात है। आप सब यहाँ किसी की भी ना तो आय ग्रुप पूछा, इनकम ग्रुप पूछा गया, ना किसी की जाति पूछी गई, ना किसी का धर्म पूछा गया, किसी का नहीं पूछा गया। कोई भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है। तो ये तो हम लोग युग निर्माण की एक पाठशाला बोलते हैं, जो स्थान है गायत्री शक्तिपीठ, उसको जन जागरण केंद्र बोलते हैं। कि गायत्री मंदिर नहीं है, गायत्री शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ का मतलब जन जागरण के केंद्र, और यहाँ सबके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। तो ये हम तो एक एगलिटेरियन सोसाइटी के हिसाब से बात कर रहे हैं। यहाँ हमने ये कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई भी क्राइटेरिया नहीं, एक सिंगल क्राइटेरिया भी नहीं। बस यही था कि एक अनुशासन जो है वो क्लास का बना है, और वो जरूरी भी था। बात करने के लिए एक माहौल होना चाहिए, तो वो जरूर हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, बाकी कोई नहीं। तो आप देखते हैं कि ये इस तरीके से समाजवाद नहीं लाया जा सकता है। क्या ऐसे समाजवाद की और जगह आवश्यकता नहीं है क्या? हर क्षेत्र में आवश्यकता नहीं है क्या? संसाधनों का वितरण समान रूप से नहीं होना चाहिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो बताया गया? तो क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो बताए गए हैं केवल लिखे रहने के लिए है? राज्य के कर्तव्य है ना। तो राज्य की ड्यूटीज जो है, अब जैसे कि माता पिता का ख्याल रखना चाहिए, पिता और माँ तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका ख्याल रखते हैं कि नहीं? तो वो तो नैतिक दायित्व को निभाते हैं, लेकिन जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो फिर बच्चों को ख्याल रखना चाहिए, ये भी तो नीति निर्देशक तत्व ही है, क्योंकि कोर्ट में तो उतना अच्छे से उसको लागू नहीं कराया जा सकता। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये सब नीति निर्देशक तत्व ही हैं। किसके लिए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, मनुष्य के लिए, नागरिक होने के लिए। लेकिन क्या हम इन नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, या किस हद तक लोग करते हैं? नहीं तो फिर आप सुनते हैं कि अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम और ये सब नहीं होते अगर कर्तव्यों का पालन किया जाता है। इसका मतलब कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता। तो जो पूंजीवादी लोग हैं वो अपनी सुविधा के लिए कुछ समय तक, जब उनको सूट करता है तब तक वो वहां चलते हैं, उस आधार पे चलते हैं, और फिर बाद में वो एक दूसरा एक अपना स्वरूप बनाए रखते हैं वेलफेयर वाला, कि वो फिलैंथ्रोपिक चीजें करते रहते हैं। अपना एक फंड निकाल लेते हैं जिसमें मंदिर बनाना, आश्रम बनाना, इसमें चंदा देना, उसमें चंदा देना।
वो चंदा आप क्यों दे रहे हैं? क्यों चलाना पड़ रहा है अभियान चंदे का, और ये इसीलिए चलाना पड़ रहा है क्योंकि वो मनुष्य जो है उस स्थिति में, सहायता पाने की स्थिति में आप ही की वजह से पहुंचा है। आपने ये सब इकट्ठा नहीं किया होता तो उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती। अब आपको सहायता करनी पड़ रही है उसकी। पूंजीवाद घुमा फिरा के मदद करने की बात करता है, समाजवाद सीधी सीधी मदद करने की बात करता है। बात समझ में आ रही? और उसका जो है वो दिखावा होता है। आप 10 करोड़ और 1 करोड़ की घड़ी पहने होते हैं, कितने महंगे महंगे आपके साधन गैजेट्स होते हैं, और आप उसका एक छोटा सा पार्ट जो है कहीं कहीं दान कर रहे हो आपकी अपनी पूंजी का। ये वातावरण पूरी दुनिया में है, ध्यान रखिए। और पूरी दुनिया में सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ लोग, मानवता की सेवा करने वाले लोग भी हैं, और वो प्रयास करते हैं कि नियमित रूप से करते रहें। और धार्मिक क्षेत्रों में, ट्रस्टों में, उनमें जो लोग आ जाते हैं वो कौन लोग होते हैं? वो प्रभावशाली लोग, वो भी आ जाते हैं अवसरवादी, पूंजीवादी मानसिकता के। इसलिए वो हर जगह पूंजीवाद को देखने की कोशिश करते हैं, धर्म में भी देखते हैं। इसलिए आप ओल्ड यूरोप और न्यू यूरोप जब हम बता रहे थे, तब न्यू यूरोप में हम बोल रहे थे कि धर्म को क्वेश्चन किया जाने लगा। तो यूरोप का वातावरण बदला तो उसका प्रभाव इंग्लैंड पे भी पड़ा, और वहां पर जो कंजर्वेटिव सरकार है, कंजर्वेटिव पार्टी है, उसको थोड़ा सा नुकसान गया। और लेबर पार्टी, जैसा नाम से ही लग रहा है, लेबर पार्टी, मजदूर दल। मजदूर दल है तो इसका मतलब है कि वो निश्चित रूप से कमजोर लोगों की बात करता है। और जब वो अपने यहाँ कमजोर लोगों की बात करता है तो भारत में जब गवर्नर जनरल बना के भेजेगा तो उसको भी हिदायत देके भेजेगा, वहां के लोगों से ठीक रहना, वहां के लोगों को कुछ अधिकार देना, उनके हित की बात करना, उसमें सामाजिक और धार्मिक सुधार की बात करना। इसलिए बेंटिक का चरित्र चित्रण करेंगे तो साम्राज्यवादी नीति में दिखाई नहीं देता। बेंटिक युद्ध नहीं करता या ब्रिटेन के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने पे उसका उतना मन नहीं होता जितना कि डलहौजी का होता है, या कर्जन का होता है, या लीटन का होता है। इसलिए लॉर्ड रिपन के बारे में जब बात करते हैं तो दयालु रिपन कहते हैं, फिर वो रिपन फिर एक अलग आ जाता है, लीटन का पूरा उल्टा हो जाता है। और उसने बदल भी दिए अपने समय में सारे के सारे वे कानून, जो चाहे शस्त्रों पे, प्रेस पे, जो भी उसने डालने की कोशिश की, उसने बदल दिए। तो अब गवर्नर जनरल पढ़ना लॉर्ड कैनिंग तक, 1858 तक जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनकी एक एक पेज में उनके बारे में लिखना, तो आपको उनका चरित्र चित्रण मिलेगा, जानकारी मिलेगी। और थोड़ी उसकी इमोशनल टच देते हुए उसको आप लिख सकते हो, खास करके इंडिया के बारे में कि कौन कौन व्यक्ति। और उस समय में जब आप ब्रिटेन में सरकार देखोगे तो वो लेबर पार्टी की सरकार मिलेगी, या कंजर्वेटिव पार्टी की जो सरकार है, फिर वो आपको उतनी छूट नहीं देती। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि पिट जो है वो प्रधानमंत्री बना तो उसने कॉर्नवालिस को भेजा, तो कॉर्नवालिस को बोल के भेजा कि तुमको क्या क्या सुधार करने हैं। तो संवैधानिक सुधार जो हमको हमारे हुए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट जो किस्तों में हुआ है, ये वायसराय के जो गवर्नर जनरल जो भेजा गया है उसके आधार पे हुआ है। और उसका प्रभाव वहां बीच जो है वो आपको दिखाई देगा ब्रिटेन में सरकार के रूप में। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था, उसकी बात हमने पृष्ठभूमि बनाई थी कि लॉर्ड क्लाइव जो था उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था। एक ऐसी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि व्यापार के लिए आई थी, और यहाँ आकर के उसने एक तरह से राजनीति करना शुरू कर दिया और राज्य बना लिया अपना, और वो वाले पावर ले लिए जो राजा के पास पावर होते हैं, नवाब के पास होते हैं। तो नवाब का काम कैसे कर सकता है कोई भी कंपनी जो व्यापार कर रही है? वो तो व्यापारी है, सामान बेचे, अपना मुनाफा कमाए। तो क्या ये जो है ये सारा इंग्लैंड के निर्देशन में हो रहा था, या वहां से हर चीज पूछी जा रही थी? नहीं, मोनोपोली थी ना, व्यापार में मोनोपोली थी, तो इसमें भी थी। और इसमें जो गवर्नर जनरल था, ये खास करके जो गवर्नर था, उसको, क्लाइव को बहुत छूट थी डिसीजन लेने की। उसने खुद प्राप्त भी की, प्राइवेट सेक्टर में छूटें खुद प्राप्त करता है व्यक्ति, है ना। वहां पर आदेश से नहीं होता, डिनर और लंच पे तय होता है ना, अपने मालिक के साथ और अपने जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके साथ जब आप लंच करते हो, डिनर करते हो, वहां तय हो जाता है कि आपको कितनी छूट मिलेगी। और उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स होती है, उस पॉलिटिक्स के तहत क्लाइव समर्थ रहा, और क्लाइव ने जितना पैसा इकट्ठा किया
वो पैसा बहुत अतिरिक्त पैसा हो गया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि अतिरिक्त पैसा जब भी आता है, आपके पास यदि 50,000 सैलरी है तो आपका परिवार अलग टाइप से बिहेव करेगा, अलग तरह से चलेगा, और अचानक से 50 लाख आ जाएंगे तो अलग व्यवहार होने लगेगा। किसी दिन अचानक से आप लेके चले जाएं, आज मुझे 50 लाख रुपए मिले, एक काम मैंने ऐसा किया है कि जिससे मुझे एक अतिरिक्त इनकम हुई, तो अब आप देखेंगे कि अब आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे परिवार में पत्नी के खर्चे और बच्चों के और उनके रवैये, और फिर जो गाड़ी आ जाएगी और फिर उस गाड़ी से किसी को कुचलने की या किसी का अपहरण करने की साजिश भी हो सकती है आपका बच्चा, क्योंकि फिर वो जानता है कि थाना खरीदा जा सकता है, फिर जज को सेट किया जा सकता है, इतना पैसा है, तो फिर कुछ भी करेगा। इसलिए एथिक्स वाले पेपर में इस चीज को लिखना, क्लाइंट से जोड़ोगे उसे। नैतिकता की चिंता जिस प्रकार से उस व्यक्ति को होती है जो खुद नैतिक रहा है लेकिन अचानक से अनैतिक हो गया और अतिरिक्त पैसा आ गया, तो अतिरिक्त पैसा जो आता है वो मसल पावर में कन्वर्ट होता है। केवल आपका पावर वो नहीं रहता, और फिर तबाही की तरफ चला जाता है। आप मान के चलिए कि जब भी कभी आप अतिरिक्त पैसा इस तरह से जुटाएंगे, फ्यूचर जेल में 99% चांसेस हैं कि आप काफी समय तक जेल में बैठे रहेंगे। और उसके बावजूद भी लूप होल्स हैं हमारे कानून के कुछ, उस वजह से हम नहीं करते। लेकिन जब इस प्रकार से 50,000 रुपया महीना जब आएगा तो सब लोगों के हिस्से का, मान लीजिए बच्चे के हिस्से का 5,000 है, पत्नी के हिस्से का 5-10 हजार है, तो उनको पता है कितनी शॉपिंग करना है, कितना खर्चा करना है, क्या करना है, घर को कैसे चलाना है, कौन कौन सी वस्तुएं आनी है, और किस उम्र की तक मकान बनना है, किस उम्र तक गाड़ी आनी है, किस उम्र तक क्या क्या होना है, और एक उसमें चलता है। लेकिन जब अचानक से अतिरिक्त पैसा और अनायास ही और अनड्यू अगर ऐसा कुछ आ गया तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसको देख करके जो पगलाहट होती है वो पूरे फैमिली को तबाह कर देती है, और फिर मॉरल और ये सब डाउन हो जाने से स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है, अपराध बोध भी शुरू हो जाता है। शरीर का जो हमारी केमिस्ट्री है, आप तो अगर इस तरह से करप्शन कर लेंगे तो आपकी केमिस्ट्री साथ नहीं देगी। अंदर जो कैल्शियम है, अंदर जो यूरिक एसिड है, अंदर जो तमाम तरह के जो हमारे रसायन हैं, वो रसायन जो है वो नैतिकता और अनैतिकता के बीच जब मस्तिष्क में द्वंद्व चलता है तो रसायनों का जो प्रतिशत है वो गड़बड़ा जाता है, और जैसे ही वो प्रतिशत गड़बड़ाता है तो फिर बाद में बीमारियां आ जाती है, शारीरिक बीमारियां आ जाती है। तो जैसे जैसे करप्शन होता है वैसे वैसे मनुष्य की उम्र कम पड़ती जाती है, जैसे जैसे पैसा आता जाता है। और मैंने कहा था कि आप ही के पास वो है कि कितने साल तक जीना है और कौन सा टारगेट बनाना है जिंदगी का, ये आपके हाथ में अलार्म है, आप ही सेट कर सकते हैं। पर वो अलार्म जो आपने सेट किया हुआ है वो गड़बड़ा जाता है, वो रिड्यूस होने लगता है, समय कम होने लगता है। तो ये चिंता, बहुत ज्यादा चिंता हो गई थी इंग्लैंड में नैतिकता की, कि ये जो क्लाइव लेके आ रहा है पैसे और नए नए लोगों को जो बांट रहा है। और हाउस ऑफ कॉमन्स, आप लोग जो लोग नहीं जानते हैं, 2 तरह के सदन हैं वहां पर भी, लॉर्ड सभा और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो इलेक्शन से आते हैं, बाय इलेक्शन, जो हमारे यहाँ लोकसभा में जाते हैं। और लॉर्ड सभा जो है वो हमारे यहाँ की राज्यसभा की तरह, जिसमें मनोनीत होते हैं सदस्य, एक तरह से क्राउन के भेजे गए लोग होते हैं। पावर भी लगभग सेम है, और क्राउन को आप मान लीजिए राष्ट्रपति, जिस तरह से हमारे यहाँ राष्ट्रपति की मंजूरी से विधेयक एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, वैसे ही वहां पर भी बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है, तो क्राउन के उसी तरह से होता है। तो सेम सिचुएशन। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो उसके रिप्रेजेंटेटिव पहुंचने लग गए, किसके? क्लाइव के, क्योंकि इतना पैसा था कि उसने सीटें खरीद ली। जो भी चुनाव लड़ना चाहता था वो क्लाइव का आशीर्वाद पाना चाहता था। तो क्लाइव का जो इतना इंपॉर्टेंस बढ़ गया वहां, उससे चिंता में पड़ गए लोग, जो खास करके एथिक्स वाले लोग थे। उन्होंने कहा ये कैसी जनरेशन आ रही है, इससे तो इंग्लैंड बर्बाद हो जाएगा। इतने बड़े बड़े मकान, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां, और जो चमचागिरी कर रहा है उसको इतना इंपॉर्टेंस, जितनी कमेटियां हैं उनमें मेंबर उसके अध्यक्ष वो बनाता है, और समाज में चीफ गेस्ट उसको बनाया जा रहा है। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों का, कॉलेज के विद्यार्थियों का जो है एक तरह का हीरो बन गया है, आइकॉन बन गया है। तो हम समाज को कैसा बना रहे हैं? और इतना अतिरिक्त पैसा, और इतना जल्दी जल्दी जो पैसा आया, 10 साल में इतनी समृद्धि हो गई
पर्सनली उसकी और उसके लोगों की, उसके चमचों की, तो उससे लोगों को ये लगा कि इतना पैसा और इतनी समृद्धि एक साथ आ सकती है क्या। तो लोगों को लगा कि ये जादुई छड़ी है, हमको ये करना चाहिए। तो यूथ जो था उसको एक मैसेज देने के लिए भी, और संसद में जो विचारशील लोग थे उसके लिए भी, और दूसरा कंपनी घाटे में चली गई। अब कंपनी कैसे घाटे में चली गई? क्योंकि लोगों ने पर्सनल ट्रेड करना शुरू कर दिया। भारत में आए थे तो कंपनी का व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन साथ में अपना सामान लाद लाए जहाज पे, उसी को बेचने लगे। और यहाँ से इंडिया से कुछ सामान लेके जब यही ब्रिटेन जाते थे, इंग्लैंड जाते थे, तो वो सामान वहां पे दोनों तरफ मुनाफा अपना कमाने लगे, कंपनी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और कंपनी तो वहां राज्य करने लगी। बचे कुछ लोग थे वो गिफ्ट लेने लगे और कंपनी का टैक्स वसूलने में लगे रहे कि हमको तो बंगाल चलाना है, बंगाल की जिम्मेदारी आ गई। तो जब बंगाल की जिम्मेदारी आ गई तो टैक्स के अधिकारी बन गए, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया। तो कंपनी पे ध्यान नहीं दिया गया, तो कंपनी को 1 लाख पाउंड की जरूरत पड़ी, घाटे में चली गई। तो उन्होंने कहा कि ये कंपनी जो है अब घाटे में चली गई, आप मदद कीजिए, गवर्नमेंट है। राजा के यहाँ गवर्नमेंट के यहाँ एक एप्लीकेशन गई उनकी लोन के लिए, बेल आउट पैकेज चाहिए जैसा मालिया को चाहिए था। बोले हम थोड़ा सा गरीब हो गए और दिक्कत आ गई है। उन्होंने कहा बोले इतनी तो रईस ही है भाई, ये सब तो तुम्हारी कस्में खा रहे हैं और ये हालत है, और अब जो है आप गरीब कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा ये जो है मौका संसद को मिला। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो हमारा और तुम्हारा रिलेशन क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है कि महारानी का एक चार्टर था जिसके तहत 1600 में तुमको अनुमति मिली थी और तुमको कहा था कि तुम जाकर के भारत में व्यापार कर सकते हो, और तुम ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं करेगा। कोई पर्सनल अपना जहाज लेके नहीं निकलेगा, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही जाकर के व्यापार करेगी, कोई दूसरा नहीं करेगा, आप ही कर सकते हो बस। तो फिर केवल उनको अधिकार था और केवल अधिकार दिया गया, और तुम वहां पता नहीं क्या राज्य करने लगे और घाटे में चले गए, और आप 1 लाख पाउंड मांग रहे हो। हमारे पास है तो सही, वित्त मंत्रालय है, ट्रेजरी हमारे पास भी पैसा है, लेकिन हम तुमको क्यों दें? तो ब्रिटेन की जनता का पैसा है, यहाँ तो डेमोक्रेसी है एक तरह की, और ब्रिटेन की जनता ने हमको टैक्स के रूप में दिया है। अब ये पैसा तुमको देने के लिए सबसे पहले हम दोनों का रिलेशन तय हो कि तुम हमारे लगते क्या हो, क्यों दिया जाए, क्योंकि ऐसा कोई रिलेशन नहीं था ब्रिटेन की सरकार के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। खास करके आपने परमिशन भर मांगी थी कि हम वहां व्यापार करने जा रहे थे, लेकिन ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि किसी दिन घाटे में गए तो तुम उनको पैसे दोगे, और ये जिम्मेदारी भी नहीं बनती। तो सबसे पहले वहां एक कमेटी बनी 1772 में, और उसका अध्ययन हुआ, रिलेशन का अध्ययन हुआ कि संबंध जाने पहले तो, और क्या ये संबंध बनाया जा सकता है आर्थिक संबंधों के रूप में। ये पहला क्षण था जब कंपनी का एक तरह से सरकारीकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। जैसे हमारे यहाँ बैंकों का नेशनलाइजेशन है, आप अगर स्टेट बैंक में पैसा जमा कराएं और रात को वो लूट लिया जाए, या और कोई कारण हो कि बैंक घाटे में चला जाए, तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, सरकार देगी। क्यों देगी? क्योंकि नेशनलाइजेशन। प्राइवेट बैंक होते तो हाथ खड़े कर सकते थे, लेकिन नेशनलाइज बैंक जो है वो नहीं कर सकते, सरकार उसमें पैसा डालेगी। इसीलिए तो एनपीए बढ़ता है तो उसका एक नुकसान जो है सरकार को होता है। मालिया चले गए तो उसका नुकसान सरकार को हुआ, क्योंकि वो पैसा कौन भुगतेगा? वो आम आदमी भुगतता है ना समझ। तो फिर उनकी जो तय हुई उसमें कहा ठीक है हम आपको लोन देंगे, हम लोगों ने तय किया। और क्यों किया है? क्योंकि हमारे यहाँ के जो बहुत सारे उद्योगपति हैं वो आपकी इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो शेयर होल्डर्स हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, खास करके एलिट क्लास हमारा ब्रिटेन का जो है, वो नुकसान में जाए और उसका विश्वास हम खोए। नहीं तो दूसरी कंपनियां जो चार्टर्ड कंपनियां हैं उन पे भी असर आएगा, व्यापार पे भी असर आएगा, लोग फूंक फूंक पे कदम रखेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो हम देंगे तो सही, लेकिन हमारे एलिट क्लास को देखते हुए देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ शर्तें हैं, हम ऐसे नहीं देंगे। अब ये जो तुम वहां कुछ भी करते हो ये यहाँ पूछताछ करके होगा, और इस पे रेगुलेशन आएगा, इसीलिए उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट।
1773 का। यहाँ से आप उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और मनमानी नहीं चलेगी, संहिताबद्ध होगा, कानून होगा, एक तरह का कोडिफिकेशन होगा। और इसलिए वो हमारे यहाँ के जो कानून चलते हैं ब्रिटेन में, उन कानूनों को वहां पर सुप्रीम कोर्ट लागू करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे और नियम से काम करेंगे। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अभी जितने भी, वो सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनके गाइडेंस में तुम काम करोगे। गवर्नर, और वो जो गवर्नर होगा वो एक तरह का गवर्नर जनरल होगा। और मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भी ख्याल रखा जाएगा। तो बंगाल प्रेसिडेंसी जो है वो एक तरह से मद्रास प्रेसिडेंसी और उनका भी ख्याल रखते थे। ख्याल रखने का मतलब संघवाद, फेडरलिज्म, एक तरह का फेडरलिज्म का बीज बोया गया। भारतीयों को फेडरलिज्म की आदत नहीं थी। इंडियंस को पहली बार इंडिया में संघवाद की जो शुरुआत है वो इस तरह से हुई। और क्या किया जाएगा, ये जो सारे के सारे गवर्नर जनरल हैं, इनका एक काउंसिल है, उसमें 4 सदस्य होंगे, 4 काउंसलर होंगे, 4 पार्षद होंगे। और उनसे बातचीत करके और उनकी सहमति से काम करना होगा, डिसीजन जो लेना है। आपको अगर किसी नए राज्य को कब्जा करना है, क्योंकि जब बक्सर की बात आई लड़ाई की, तब अवध पे भी चले गए, तो केवल आप बंगाल तक सीमित नहीं रहते हैं, आप अवध तक चले जाते हैं। अवध तक चले जाते हैं मतलब आप और आगे रोहल पे भी जाएंगे और आगे भी जाएंगे। तो आप साम्राज्य का विस्तार करने जा रहे हैं, तो विस्तार करने में खर्चा लगता है। आप तो कंपनी के खर्चे में डाल देते हैं कि ये इतना सेना पे खर्च हो गया, इतना युद्ध पे खर्च हो गया, इतना इस पे खर्च हो गया। उसी कारण घाटा भी हो गया आपको। आपने ये भी बताया कि हमारी कमाई तो सारी उसमें चली गई। तो अगला युद्ध लड़ने से पहले हमसे पूछ लेना, तो खर्चा तो फिर हमको देना है। तो युद्ध लड़ने से पूछने के लिए गवर्नर जनरल खुद जो है आप तय नहीं करोगे। फिर क्या हुआ कि 81 में 1781 में उसका ही एक अमेंडमेंट लाने की कोशिश की गई, पर वो अमेंडमेंट उनको बहुत महंगा पड़ा। जैसे ही अमेंडमेंट आया, विरोध शुरू हो गया और एक तरह से जब मतदान हुआ तो सरकार गिर गई, सीनियर पीठ की। तो सीनियर पीठ की जो सरकार गिरी, तो पहली बार ऐसा हुआ था, जो मैंने हमारे नोट्स में भी हमने लिखा है कि पहली और आखिरी बार ऐसा हुआ कि किसी भारतीय मुद्दे पर ब्रिटेन की सरकार गिर गई थी, इंग्लैंड की सरकार गिर गई थी। मुद्दा इंडियन था कि भारत में और रेगुलेशन लाना है कि नहीं, और कंट्रोल करना है कि नहीं। अब रेगुलेशन शब्द से कंट्रोल पर आ गए, रेगुलेशन से बात, वहां के लोग और नाराज हुए, ये क्या रेगुलेशन, अभी भी तो कितने स्वतंत्र अधिकार हैं। यहाँ संसद का तो कोई व्यक्ति नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आपने जिम्मेदार बना रखा है। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो गवर्नमेंट का रोल कहाँ आया इसमें? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उन पे कैसे इतना विश्वास कर सकते हैं आप? और वो तो अपनी कंपनी के फेवर में काम करेंगे, उनको यहाँ के लोगों की, आम लोगों की चिंता कैसे हो सकती? वो इंग्लैंड के सरकार के हितैषी कैसे हो सकते हैं? और केवल पूरा का पूरा विश्वास उन पर कैसे किया जा सकता है? तो जो शब्द रेगुलेशन में और कंट्रोल में डिफरेंस है, कंट्रोल जो होता है वो एक तरफा होता है, नियंत्रण, और नियमन जो होता है, नियमन दोनों तरफ हो सकता है, कम भी और ज्यादा भी। इसलिए आप रेगुलेटर शब्द यूज करते हैं ना गैस में, कम ज्यादा करने के लिए, वो रेगुलेटर हो गया, रेगुलेट करता है। और नियंत्रण करना मतलब कंट्रोल करना, उसमें बढ़ाने जैसा कुछ नहीं है, घटाना ही घटाना है। तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। 1784 का चुनाव जो लड़ा गया, तो मैनिफेस्टो में ये बात डाल दी गई कि देखो सरकार तो गिर गई, लेकिन हमारी योजना का प्रारूप बन चुका है और हम सबको बता चुके हैं कि हमारी योजना क्या है। हम ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने जा रहे हैं, कितने लोग साथ देंगे? तो चुनाव जीत गए। तो जब मुद्दा ही ये था और सरकार भी इसी मुद्दे पे गिरी थी और नई सरकार भी इसी मुद्दे पे बनी थी, तो उनको कंट्रोल तो करना ही था, मजबूरी थी, इतना भयंकर दबाव आ गया था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जैसे ही बनाया और जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष बनाया, तो फ्यूचर में एक इंडिया सेक्रेटरी होगा, उसका बीज भी डल गया।
संघवाद का बीज डल गया, और फ्यूचर में जो 1858 में जाकर के आप एक इंडिया सेक्रेटरी देखते हैं, भारत सचिव, वो बीज भी डल गया, और यंगर द बिट प्रधानमंत्री बना। और जो ये उसने सबसे ज्यादा विश्वास किया कार्नवालिस पे। उसने कहा मुझे तुम पे बहुत विश्वास है, तुमको गवर्नर जनरल बना के भेज रहे हैं। फ्रीडम एट मिडनाइट पढ़ना, तो कॉलिंस ने जो लिखा है वो माउंटबेटन को कैसे बनाया गया, माउंटबेटन की क्या विशेषताएं थी, माउंटबेटन कौन था। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो एक राज परिवार का सदस्य था, नेवी का अफसर भी था, आर्मी की भी उसकी उपलब्धियां थी, और बहुत सारी चीजें थी। वो भी एक रोल मॉडल था वहां के लिए, लोगों के लिए, युवाओं के लिए। उसने पूरी जिंदगी युद्धों में बिताई और बहुत सारे युद्ध जीते उसके नेतृत्व में। तो ब्रिटेन के ऊपर बहुत एहसान था उसका, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और ये सब उसको बहुत मानते थे। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको जाना है इंडिया, और इंडिया जाना है तो कोई दूसरे गवर्नर जनरल वायसराय जाते थे वैसे नहीं जाना है, आपको भारत को आजाद करने के लिए जाना है, छोड़ने के लिए जाना है, उसको स्वतंत्र करना है। तो फ्रीडम एट मिडनाइट पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि गवर्नर जनरल भेजे कैसे जाते थे। पहले कितने डिनर होते होंगे उनके वहां पर प्रधानमंत्री के साथ, कितनी मीटिंगें होती है, कितने बुद्धिजीवियों से वो मिलता है, कितने पुराने एक्सपीरियंस जो लोग हैं इंडिया में जिन्होंने काम किया उनसे वो मिलता है, राय लेता है, स्टडी करता है। एक तरह का कंपटीशन एग्जाम जैसा हो जाता है आईएएस जैसे। उसको पूरा इंडिया को जानना पड़ता है, फिर वो अपनी एक भूमिका बनाता है। और कई जो लायक लोग होते हैं जो यहाँ आना नहीं चाहते उनको जबरदस्ती भी भेजा गया, जैसे कि माउंटबेटन, भाई मैं तो यहाँ ठीक हूँ, मुझे आप किसी युद्ध पे भेज दो फिर से। अरे बोले नहीं, अब वो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, युद्ध खत्म हो गया अब वो आ गया अमेरिका, अब तुम एक काम करो, कुछ शांति वार्ता करके आओ, ठीक है। ये जो जिम्मेदारियां भेजने का जो तरीका है, इसको आप अगर देखो, मैंने आपको शायद बताया नहीं, लेकिन दो तरह की चीज है। एक महसूस करने वाला हिस्सा है, उसको पकड़ के रखो। आप जो पढ़ाई करते हो अगर उसमें महसूस करने वाले भाग को नहीं पकड़ोगे तो ये बर्डन हो जाएगी पढ़ाई की। और ये सन और ये सब अधिकारी, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको कहीं लग नहीं रहा होगा कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट चल रहा है, एक सिंपल सी घर परिवार की कहानी चल रही है जैसे लग रहा है ना। ये क्यों? क्योंकि ये हमने महसूस किया है। आपने छोटी क्लासेस की किताबें देखी होगी साइंस की, जिसमें वो पास में लिखते रहते हैं कि आओ करके देखें, हम इसको एक्सपेरिमेंट को देखें, है ना। ये जो सिद्धांत जो साइड में लिखा हुआ है तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो उनको पता है किताब वालों कि इधर जो सिद्धांत दिया है वो उसके बच्चे के पल्ले नहीं पड़ना है। तो साइड में बॉक्स बना के एक एग्जाम्पल देके प्रयोग के माध्यम से उस सिद्धांत को समझाता है, वो महसूस करने वाला पार्ट। तो अपनी ही किताब में, अपने ही नोट्स में दो हिस्से बना दो। एक वो हिस्सा जो कि बुक का, टेक्स्ट बुक का पार्ट है, और दूसरा हिस्सा जो प्रयोग वाला पार्ट है, जिसे आप महसूस कर सके। और वो सबसे ज्यादा बीएल ग्रोवर जब बताता है एक एक गवर्नर जनरल के बारे में, तो स्वभाव भी बताता है। वो बोलता है कि उसका स्वभाव बहुत गुस्सैल था, वो खाने से उठ के चला जाता था, साथ में सब लोग खेलते थे, वो खेलता भी नहीं था, वो किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करता रहता था, वो गवर्नर जनरल से इतना नाराज है कि उसकी हत्या करना चाहता था। एक एक काउंसिल के मेंबर की स्टडी बताई गई। तो आप समझिए गवर्नर जनरल को, तो कर्जन ऐसा क्यों था सब समझ में आ जाएगा कि हर जगह पंगा क्यों होता था उसका। केवल उसी में नहीं होता था, उसके वहां पे भी होता था। प्रधानमंत्री से भी नहीं बनती होगी तो घर में भी नहीं बनती होगी, तो अपने काउंसिल से भी नहीं बनती, तो फिर देश में भी रिजल्ट दिखते हैं। डलहौजी का भी ये दिखेगा। तो फिर बेंटिक, रिपन और ये जो ऐसे लोग हैं वो स्वभाव से भी अच्छे लगते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि बेंटिक जो है उधर युद्धों में उलझता हुआ नहीं दिखता आपको, साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति में नहीं दिखता, तो वो सती प्रथा का अंत करते हुए दिखता है। उसको चिंता आती है, महिलाओं के प्रति चिंता होना, और उसको लगता है कि जिंदा जलाना इतनी क्रूर चीज है। क्यों? पहले भी तो आए थे गवर्नर जनरल, पहले भी महिलाएं जलाई जाती थी, लेकिन उनके दिमाग में तो नहीं आया। सुधारवादी लोगों को पास में बिठाकर चाय पिलाना भी कितना कठिन काम था।
उनको बुलाना, उनका स्वागत करना। राजा राम मोहन राय को पास बिठाकर बात करना भी तो खतरे से खाली नहीं था। फतवे जारी होते थे ना उस समय में। उस समय में भी तो इसी प्रकार की बात की जा सकती थी, सिर काट देंगे। तो फिर वो तो डरा नहीं। तो जो नैतिक लोग होते हैं वो बहादुर होते हैं। तो वही समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, ये चारों एक साथ आनी चाहिए, जो हमने फोर्थ पेपर के लिए बताई। तो बेंटिक का जो चरित्र चित्रण करोगे तो फोर्थ पेपर में एक प्रशासनिक अधिकारी को कैसा होना चाहिए वो आपको दिखाई देगा, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक में दिखाई देगा। तो आप कहोगे कि ये नहीं, फोर्थ पेपर तो हम अलग से पढ़ लेंगे, अभी ये बात, वो कभी नहीं होगा। ना तो ऐसा कोई समय आएगा, ना कोई अलग से पढ़ाएगा, ना कोई किताब मिलती है इसकी। यहीं से निकालना पड़ेंगे, इन्हीं पात्रों में से आपको अपने नायक ढूंढने पड़ेंगे, और उनके जो गुण हैं वही आपके, उनका चरित्र चित्रण ही वहां पर आपको करना है। और उदाहरण भी दे सकते हैं आप। क्लाइव का उदाहरण बताया ना आपको, तो बेंटिक का भी है, रिपन का भी। और सबसे बड़ी चीज है कि क्रोनोलॉजी जो है वो फैला करके देखिएगा पूरे वर्ल्ड की, कि आप जब भारत में 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं तो डफरिन एक लड़ाई भी लड़ रहे हैं, युद्ध भी लड़ रहे हैं 1885 डफरिन के नेतृत्व। और 1885 में दुनिया में और क्या क्या हो रहा है, स्पेन में क्या चल रहा है, या स्पेन अमेरिका में क्या कर रहा है, साउथ अमेरिका उस समय में क्या हुआ। और जब यहाँ औद्योगिक क्रांति हो रही थी तब इंडिया में क्या हालात थे, तब फ्रांस में क्या था, और तब साउथ अमेरिका में क्या था। ओवरऑल देखिए, पेनोरमिक व्यू अगर आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और अगर आप ऐसे अपनी, अगर इस तरह की मोज़ेक विजन रखेंगे, खंड खंड में देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। फिर आपको रोहिंग्या का मसला भी अजीब लगेगा। एक पढ़े लिखे आदमी को रोहिंग्या का मसला अलग लगता है और एक अनपढ़ को अलग लगता है। यही हम मानवतावाद में और पूंजीवाद में, पूंजीवाद पढ़े लिखा होकर के भी अनपढ़ बने रहना चाहता है। तो रोहिंग्या जब अलग हुए थे तब वो भारत से अलग हुए थे, तब बांग्लादेश नहीं था। और अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए और अपने कामों के लिए कई लोगों को वहां लेके गए थे। इसी आधार पे वो दावा कर रहे थे कि जब हम अलग हुए थे तब भारत था, और अब तो ले लिया, अब तो खैर समझौता हो गया उनका, बांग्लादेश का और म्यांमार का, तो बात ही अलग रही, अब तो समस्या नहीं रही। लेकिन उनका जो आधार है वो अलग है। अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो आधार अलग दिखाई देगा। और जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तब भी उसको अपने अंदर महसूस करते हैं, तब तो म्यांमार को, बर्मा को हम अपने अंदर महसूस करते हैं। ये तो हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा। अभी बीच में मैच चल रहा था तो दादा पोते जैसा बोल रहे थे ना, कि इंडिया जो है वो दादा है, बेटा कौन हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश पोता हो गया, तो बाप इंग्लैंड हो गया सबका। फिर यहाँ और पिता है ना, आगे भी तो है, फिर वो है तो फिर म्यांमार भी हो गया। म्यांमार भी कुछ तो लगता होगा, भतीजा वगैरह। क्यों लगता है? क्योंकि वो पार्ट है उस समय में। आप संधि करते हैं, यादवों की संधि, और वो क्या क्या तमाम आंग्ल बर्मा युद्ध हुए ना, बर्मा से युद्ध क्यों हो रहे हैं? बर्मा को कब्जे में लिया, फिर जनवरी जो है 48 में जो है आपने 50 में उसको आपने आजाद किया, म्यांमार ब्रिटेन ने आजाद किया। भारत की आजादी के बाद में आजादी भारत में सम्मिलित कर लिया था 1885 में। तो इसका मतलब ये है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर आप देखेंगे तो फिर आपको बहुत सारी समस्याएं एक साथ, फिर आपका नजरिया बदल जाएगा कि नहीं, इसको हमको अलग ढंग से देखना चाहिए। नहीं तो एक अनपढ़ आदमी की तरह सोचते सोचते हम भी फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं और अनावश्यक ही गुस्सा करते रहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे भी गुस्सा आता है और उससे भी रसायन शास्त्र खराब होता है शरीर का, ठीक है, उससे भी परेशान होते हैं। अनावश्यक हम लोग परेशान होते हैं, ज्ञान के अभाव में, अज्ञान के कारण हम लोग परेशान होते हैं। इसलिए ज्ञान विद्या या विमुक्ति, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो वो टेक लाइन है कि विद्या विमुक्ति प्रदान करती है, वो परेशानी खड़ी नहीं करती। विद्या विनय देती है
और मुक्ति प्रदान करते हैं। एक तो हम विनम्र हो जाते हैं, टॉलरेंट हो जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। तो फिर वो व्यक्तित्व तो अभी भी गढ़ता हुआ दिखेगा। बोला नहीं अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा नहीं, वैसा होता नहीं, ये फालतू बात है। आप जैसे हमने कहा था कि अग्नि होती है तो वो तपन देती है, उसके पास बैठ के गर्मी महसूस होती है। आप कहेंगे साहब आग तो जलाई है लेकिन गर्मी आपको महसूस नहीं हो रही है, तो पता नहीं, बाकी आग तो जलाई है। ऐसा नहीं होता, वो होता है। तो जब आप पढ़ते हैं तो विचार भी बनते हैं, और समग्र जब पढ़ाई होती है तो समग्रता व्यक्तित्व में भी आती है, आपके बिहेवियर में भी आती है, इन दिनों भी आती है। और इन दिनों बनते 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 फिर व्यक्तित्व परीक्षण के समय जाके आपका व्यक्तित्व बन चुका होता है। और उसी व्यक्तित्व को देख करके आपको परखा जाना चाहिए, लेकिन जो परखने वाले हैं उनका व्यक्तित्व शायद नहीं बना इतना, तो ये समस्या है। उनका व्यक्तित्व कहीं कमजोर है, वो गलत तरीके से बने हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन परीक्षण तो उसी आधार पे होना चाहिए, और नाम तो फिर उसी का होता है। बाकी कचरा तो बहुत है, बन भी जाते हैं हम तो, बहुत सारे कचरा कलेक्टर हैं, है ना, जिनका नाम लेने में भी शर्म आएगी। कुछ कलेक्टर तो ऐसे हैं कि हम उनको अपना स्टूडेंट बताना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन नहीं बताना चाहते हैं, जोड़ना ही नहीं चाहते, संबंध ही नहीं जोड़ना चाहते उनसे, शर्म आती है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किया, घटिया काम, घटिया जिंदगी है। 8 बजे चढ़ा लेते हैं, ठीक है, अभी 8 बजते ही अभी बस शुरू हो गया होगा, ये हालत है। क्यों चढ़ा लेते हैं? क्योंकि काम इतने घिनौने किए हुए हैं कि होश में रहना नहीं चाहते, तनाव आता है। गम क्यों बुलाने हैं? गम तैयार क्यों किया? गम उसी का बुलाना पड़ता है ना जो गम तैयार करता है। तो काम ही क्यों करते हो ऐसे कि पी के गम बुलाना पड़े? ऐसा काम करने वालों के लिए हम चिंता नहीं कर सकते ना। तो ये व्यक्तित्व नहीं बना पाए वो लोग, इसलिए आईएएस की परीक्षा क्रॉस करना और व्यक्तित्व बनाना दोनों में अंतर है। लेकिन जो व्यक्तित्व बनाते हुए आईएएस क्रॉस करता है, फिर उसका नाम सब लोग लेते हैं, सब लोग देखते हैं, इसलिए ऐसा आईएएस बने। और व्यक्तित्व बनाने के लिए इन सारे पात्रों से हम लोग सीखते हैं, ये जितने भी पात्र हैं इनसे सीखते हैं, इनकी अच्छी बुरी चीजों से भी सीखते हैं कि इस आदमी ने ऐसा किया तो इसको पनिशमेंट मिला, ये हमको नहीं चाहिए, तो हमको ऐसा नहीं करना। और अगर इसकी तारीफ हो रही है तो क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें ये गुण है, तो वो गुण हमारे अंदर होने चाहिए। तो हम लोग जीने लगते हैं, जैसे सिनेमा से निकलते हैं तो आपको सिनेमा का एक एहसास होता है, ऐसा लगता है कि अंदर हीरो बहुत पीट रहा था तो अभी हमको कोई मिला, हम भी पीट, हमारे हाथ करते हैं पीटने को, क्योंकि उसका एक प्रभाव होता है सिनेमा का। टेम्परेरी होता है, हालांकि वो ज्यादा नहीं होता। लेकिन जब आप साहित्य को पढ़ते हैं, विज्ञान इसको पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तो उसकी छाप गहरी होती जाती है। और जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं, आप टूथपेस्ट भी एक बार में कहाँ खरीद के लाते हैं, वो दिन में 3 बार 4 बार बताता है तो वो वाला खरीदते हैं, इतनी आसानी से थोड़ी होता है। तो व्यक्तित्व भी इतनी आसानी से नहीं बनता। जिस तरह से विज्ञापन आते हैं और बार बार आते हैं, एक ही बात को बार बार बोलते हैं और प्रभावी तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं, नए नए आइडिया, नए नए लोगों को लाते हैं जिनको आप रोल मॉडल मानते हो, डिफरेंट फील्ड के होते हैं, उनसे कहलवाते हैं वो कि देखो हम भी यही करते हैं, तो फिर आप चक्कर में आ जाते हैं। तो बार बार यदि आप अच्छी चीजें पढ़ेंगे और अच्छे व्यक्तित्वों को पढ़ेंगे और उस आधार पे पढ़ेंगे, समझने वाला, वो मैंने जो आपको कहा महसूस करने वाला बात, महसूस करते हुए अगर पढ़ेंगे तो उस आपके व्यक्तित्व में वो चीजें शामिल होंगी। आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं सर, हम रट लेंगे, वो पढ़ लेंगे और लिख देंगे, तो फिर वो अभी जो फौज है 80% लोग वही है, फिर उनको कोई पूछता भी नहीं। जो एक उल्लास और उमंग रहनी चाहिए अधिकारी बनने के बाद, और जो एक उत्साह रहना चाहिए कि हम देश और समाज के लिए कुछ करने के लिए यहाँ हैं, वो नहीं बना रहता। फिर आप बुझे बुझे से, अनमने से, और फिर आत्महत्या तक लेवल वाले पहुंच जाते हैं। तो सुसाइड से तो बचाना है ना आप लोगों को बहुत सारा। यानी आपको अगर चीफ गेस्ट बना दिया जाए किसी कलेक्टर को, और अगर वो कहीं लेक्चर दे, स्पीच दे अपनी, तो बहुत सारे लोग उसकी स्पीच को सुन करके ऐसे होने चाहिए जो सुसाइड करने का सोच भी रहे हो निकट भविष्य में, तो खत्म हो जाए प्लान उनका।
इसके बजाय तो उसको बुलाने से हो सकता है और सुसाइड कर जाए, वो खुद भी करने जा रहा है। तो ऐसा कैसे IAS अधिकारी, बड़ी अजीब चीज है। हम तो ये देख करके ही दंग रह गए कि ये कौन सी समस्या हो सकती है। आप अपनी समस्या नहीं सुलझा सकते, दूसरों की क्या सुलझाएंगे, जबकि आपको जन समस्या सुलझाने के लिए जो है वो नियुक्त किया जाता है। तो ये मुश्किल है। तो ऐसी फौज में मैं ये लेक्चर बार बार इस टाइप से एथिक्स पे इसलिए ले जाता हूँ क्योंकि ऐसी फौज बन रही है और मेरे यहाँ से कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो कि उस फौज में शामिल हो। इसलिए आप लोग कम से कम उल्लास और उत्साह से ओतप्रोत हों और इन चीजों को पढ़ने की कोशिश करें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जब आप पढ़ोगे तो उससे वहां देखो ये कितना नीरस और निरीह बेकार सा सब्जेक्ट देखा जाए तो वो इंटरेस्टिंग बना ना, और बल्कि सीखने लायक बन गया। अब आपको लग रहा है कि गवर्नर जनरल से भी सीखा जा सकता है कि वो ऐसा एक्ट क्यों करते थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बहुत ज्यादा पावर दिए गए काम वाले को, और उनको कहा गया कि नहीं ऐसा है कि जितना आप समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कत है। उन्होंने एक दिक्कत पेश की कि 2 लोग जब होते हैं, चार जो काउंसलर हैं उसमें से 2 लोगों का समर्थन होना चाहिए तभी वो निर्णायक मत दे सकता है। उनका ये प्रॉब्लम हम दूर कर देते हैं, अब 3 सदस्य कर देते हैं। एक भी अगर तुम्हारे फेवर में हुआ 3 में से तो तुम वो डिसीजन ले सकते हो। तो काउंसलर की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। उन्होंने कहा और ज्यादा कंट्रोल करेंगे हम लोग, मद्रास को मुंबई को, वो आपको डिसओबे नहीं करेंगे, वो आपकी बात को मानेंगे, उन पर कंट्रोल करेंगे। और भारत सचिव जैसा जो पद है जो फ्यूचर में आने वाला है वैसा वहां पर डेवलप हो गया। तो ऐसी बहुत सारी शर्तें हैं जिनको आप लिस्ट बना करके पढ़िए, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा वो कि ये सब क्यों हुआ। ठीक है, फिर आई बात व्यापार पे 1793 वाला। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो ये तो बात तय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी आसानी से हम इसकी शक्तियों को वापस नहीं ले सकते, तो अभी इसको क्यों ना हम 20-20 साल के लिए इसको बार बार ये कमेटी बनेगी। यानी जब भी 17-20 साल होने जाएंगे, 18 साल के बाद एक समीक्षा समिति हो जाएगी जो रिव्यू करेगी कि इनको अब आगे और कितने अधिकार दिए जाएंगे, और वो कमेटी फिर रिकमेंड करेगी संसद को, तो हम अगला चार्टर जारी कर देंगे, आज्ञा पत्र जारी कर देंगे कि आप तो कंपनी को कहा आप बने रहो, आप एकाधिकार रहेगा, आपका मोनोपोली है, आप काम करते रहो। लेकिन थोड़ा सा खतरा जो है उस पे 1813 में आया, और पूरी तरह से फिर 1793 में भी आया, लेकिन फिर भी जो है कंपनी का व्यापारिक स्वरूप बना रहा। लेकिन 1833 वाले चार्टर एक्ट में जाकर के 1833 वाला चार्टर एक्ट 300 शब्दों में लिखना 500। ठीक है, 1833 वाला चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए, और खास करके कंपनी जो है वो पूरी तरह से एक तरह से व्यापार उसके हिस्से का भाग नहीं रहा। अब वो एक राजनीतिक कंपनी हो गई, कंपनी का काम राजनीतिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया। पॉलिटिकल से मतलब यहाँ पर अब उसने जो अपने अधीन जो इतनी सारी चीजें ले ली थी, आपने देखा होगा कि सब्सिडियरी अलायंसेस बीच में आ गया, हेस्टिंग्स की नीतियां आ गई, बहुत सारा लंबा चौड़ा क्षेत्र जो है केवल पंजाब और कुछ सिंध और थोड़ा सा हिस्सा छोड़ करके बाकी पूरा का पूरा इंडिया जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। तो अब इतना बड़ा कार्य क्षेत्र हो गया, व्यापार भी कैसे करेंगे, इसलिए व्यापार वाली जिम्मेदारियां लगभग खत्म कर दी। और दूसरा था विरोध, वहां के जो नवधनाढ़ लोग थे यूरोप के और खास करके ब्रिटेन के, उनको लगा कि जब कंपनी इतना मुनाफा कमा सकती है और कहां से कहां पहुंच सकती, तो ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को क्यों नहीं देते। हम भी तो अपनी नाव लेके और अपना जहाज लेकर के वहां व्यापार करना चाहते हैं, तो ये मोनोपोली क्यों। जबरदस्त विरोध हुआ, माहौल बना, उसकी बैठकें हुई, वहां आंदोलन होता है और सब चीजें होती हैं। तो फिर वो शर्तें मान लेते हैं कि ठीक है अब आप अपना अलग से। और उन्होंने ये भी कहा कि अब आपको ईस्ट इंडिया कंपनी या क्राउन के जहाज यानी ब्रिटिश सरकार के जहाज पे माल ले जाना जरूरी नहीं है। पहले कुछ लोगों को अनुमति दी थी खुद का व्यापार करने की कंपनी के अलावा, पर उसमें उन्होंने नाव ले जाने की या जहाज ले जाने की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज जाएगा, आप भी बैठ जाना, अपना सामान लेके बैठ जाना, हो जाएगा। लेकिन बाद में जब 1833 आते तो उन्होंने कहा बोले अब आप अपना जहाज भी ले जाओ, खुद ही जाके व्यापार करो, अच्छे से व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा फ्रीडम है ना। तो उसका असर फिर अलग आया क्योंकि औद्योगिक क्रांति आ चुकी, औद्योगिक क्रांति हो गई और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से
जब कभी भी इस प्रकार का रिवॉल्यूशन होता है तो समाज में बहुत बदलाव आता है। नगरीकरण होता है, समाज का औद्योगिकरण का समाज पे क्या प्रभाव होता है? एक प्रश्न ये लिखिएगा, औद्योगिकीकरण का इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का समाज पर प्रभाव पॉजिटिव भी और निगेटिव भी दोनों होता है। अगर मशीनों से काम होता है तो बेरोजगारी बढ़ती भी है और रोजगार मिलता भी है, अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, रोजगार के अवसर भी बनते हैं और बेरोजगारी बढ़ती भी। क्यों बढ़ती है? क्योंकि मशीनें काम करने लगती है। उद्योगों में जब मशीन काम करती है तो कई लोगों का काम वो मशीन कर देती है। कंप्यूटर के आने के दो फायदे हुए ना, दो तरह के फायदे और नुकसान दोनों हुआ। फायदा ये हुआ कि क्विक हो गया और बहुत कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया और ऑनलाइन हो गया और सब कुछ हो गया। और दूसरा, मेन पावर कम हो गया, अब इंसान की जरूरत नहीं रही, मशीन ही सब काम कर लेती है। तो रेलवे में कितने सारे नौकरियों की संभावना खत्म हो गई कंप्यूटर से, और बाहर दलालों की भी दुकान बंद हो गई ना। दोनों तरह की चीजें हैं, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी। तो औद्योगिकरण के भी दोनों तरह के प्रभाव हैं, ठीक है। नगरीकरण के प्रभाव जो है लगभग वही औद्योगिकरण के प्रभाव समाज, क्योंकि औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों एक दूसरे के पूरक है। औद्योगिकरण होगा तो नगरीकरण भी होगा। तो अर्बनाइजेशन का कभी पूछा जाएगा तो अलग अलग सेक्टर पर लिखना, कल्चर पर, धर्म पर, परिवार पर, ठीक है। समाज पर लिखा है मतलब एजुकेशन पर, एथिक्स पर, नैतिकता पर, कानून पर, अलग अलग हिस्से हैं समाज के। समाज के जितने भी हिस्सों पे जाओगे ऐसे हॉरिजॉन्टल सोचना शुरू करना, जो हम बताते हैं। कला और संस्कृति पे भी प्रभाव पड़ता है, और शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ता है। कौन सी शिक्षा आने लग जाती है? उद्योग वाली शिक्षा आने लग जाती है, रोजगार परक शिक्षा की, वोकेशनल कोर्सेज की डिमांड बढ़ जाती है। फिर आपका जो ह्यूमैनिटीज और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो, ठीक है, उन पे नहीं आता। साहित्य पे भी प्रभाव पड़ता है। शॉर्ट टर्म कवि सम्मेलन चलने लग जाते हैं, छोटे छोटे। अब लंबी लंबी साहित्यिक वार्ताएं संभव नहीं है, साहित्य लिखा भी अलग प्रकार का जाता है, ठीक है। और हमने आपको विकास बताया था, तो विकास का भी एक प्रारूप दे सकते हो इसमें, कि कैसे एक ट्राइबल सोसाइटी होती है जो जंगलों में होती है, फिर एग्रेरियन सोसाइटी होती है जो विलेज सोसाइटी होती है, ग्रामीण व्यवस्था होती है, फिर शहरी व्यवस्था होती है, अर्बनाइजेशन होता है, नगरीय समाज होता है, अर्बन सोसाइटी, और फिर अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी, अल्ट्रा अर्बन सोसाइटी, जो हम लोग न्यूयॉर्क को कह सकते हैं, या ऐसी सोसाइटी जहां पर धुआं उठता हुआ नहीं दिखता इंडस्ट्रीज का। एमपी नगर उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। हमारा एमपी नगर जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बजाय पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का एग्जाम्पल कहा जा सकता है, जहां केवल मार्केट है, ब्रांडेड शोरूम है, मॉल, उसका एग्जाम्पल है। वो पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उत्तर आधुनिक समाज या उत्तर औद्योगिक समाज। वो औद्योगिक समाज से आगे निकल गया। औद्योगिक समाज तो मंडी द्वीप में रह गया ना, उसका नगर भले यहाँ बन गया, लेकिन उद्योग तो वहां लगे हुए हैं। तो वो उसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो दूसरा होता है, वहां मजदूर भी होते हैं, ये भी होते हैं। यहाँ एक अलग क्लास होती है जो केवल सर्विसेज पे डिपेंड करती है, वो केवल सर्विसेज देती है। तो इसको भी समाजशास्त्र के हिसाब से थोड़ा सा महसूस कर, इसको अगर समझेंगे तो आपको इंग्लैंड के बदलाव समझ में आएंगे कि इंग्लैंड किस प्रकार से बदल रहा है। तो फिर नैतिकता का हनन कैसे होता जाता है, कैसे जब आप सवेजरी में रहते हैं, असभ्यावस्था में रहते हैं, जंगली अवस्था में रहते हैं, मॉर्गन ने जैसे बताया, तब एथिक्स बिल्कुल नहीं होते वहां। सवेजरी में वहां पर भी एथिक्स नहीं होते, बार्बेरिज्म में अलग होता है। और फिर जो सभ्यावस्था होती है, सिविलाइजेशन जब आती है, तो फिर एथिक्स आते हैं। लेकिन वो जब अल्ट्रा मॉडर्न में या पोस्ट मॉडर्न में जब आप जाते हैं, या पोस्ट इंडस्ट्रियल में जाते हैं, तो फिर एथिक्स फिर कम होने लगते हैं, अवसरवाद आ जाता है, पूंजीवाद बहुत हावी हो जाता है। तो एथिक्स का भी विकास होता है सोसाइटी के हिसाब से। तो वो भाव जब आप वहां देखेंगे तो वो चीज इंडिया में लागू होती हुई दिखाई देगी, वो लोग करेंगे, ठीक है। तो संतुलित
फिर हमारी विदेश नीति किसी दिन देखिएगा तो फिर विदेश नीति में समझ में आएगा कि हमको कौन कौन से देशों से दोस्ती करना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में और इंदिरा गांधी की विदेश नीति में फिर जमीन आसमान में अंतर दिखाई देगा। इंदिरा गांधी फिलिस्तीन जाती थी, इजराइल नहीं जाती थी। मोदी इजराइल जाते हैं सीधे, फिलिस्तीन जाना मतलब झोपड़ी में जाना, और इजराइल जाना मतलब महल में जाना। अंतर समझ में आ रहा है? ये अंतर अब फिर पूरे देश में जितनी यात्राएं उन सब में दिखाई देगा। इंदिरा गांधी लाभ के लिए नहीं जाती थी, एथिक्स के बल पे जाती थी, और जो पीड़ित है, शोषित है, उसके पास जाते थे और उसको कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। फिदेल कास्त्रो, उन्होंने यासिर अराफात को भाई बताते हैं, फिदेल कास्त्रो को इंदिरा गांधी का भाई बताते हैं। मिलते हैं तो अलग तरह की गर्मजोशी दिखाई देता है। तो क्यूबा तो अमेरिका का दुश्मन है, क्यों जाएंगे उसके यहाँ? वो अमेरिका जाते हैं, क्यूबा नहीं जाते, वो फिलिस्तीन नहीं जाते, इजराइल जाते हैं। तो विदेश नीति में अंतर दिखाई देगा। फिर आपको लगेगा कि क्यों जाते हैं, क्योंकि भारत जो है वो उभरता देश है और एक उभरती अर्थव्यवस्था है, और पूंजीवाद की तरफ हम जा रहे हैं। तो पूंजीवादी दोस्त होने चाहिए, पीड़ित लोग क्यों होने चाहिए? पीड़ितों से हमको क्या फायदा? वो अपना रोना सुनाएंगे, क्या करना है, इसने मेरे साथ ये किया, वो किया। उनके हिसाब से तो तुम इसी लायक हो। तो विदेश नीति भी समझ में आएगी, और पुरानी विदेश नीति की तो हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ती है ना। आपकी विदेश नीति के अंग देखोगे तो नेहरू से शुरू होगा भारत का, तो फिर लाल बहादुर शास्त्री के समय भी आएगा, जनता सरकार के समय में भी आएगा, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में भी आएगा, और फिर वो यूपीए फर्स्ट सेकंड उनका भी आएगा, फिर अभी की सरकार का आएगा। तो कंपैरेटिव, मैंने कहा पेनोरमिक व्यू में जब तक नहीं देखोगे तब तक बात बनेगी नहीं। अब आप कहाँ विदेश नीति, कहाँ सोशियोलॉजी, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कहाँ हिस्ट्री था, हो गया ना सब कुछ में। कोई भी अलग नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ जोड़ करके देखना पड़ेगा। प्रीलिम्स में तो अलग है ही नहीं। ठीक है, जो लोग प्रीलिम्स की, अभी भी फोन आया था आज, हमने कहा क्या बोलूं, बोले सर प्रीलिम्स की तैयारी कराओगे, प्रीलिम्स की कैसे कराते हो? कौन कराता है? मैं भी मिलूं उससे कि तू कराता क्या है, पर उसको अकेले में मिलना चाहता हूँ। ठीक है, प्रीलिम्स में ऐसा क्या करा देता है और उसे हो क्या जाता है? और प्रीलिम्स हो गया तो क्या हो जाएगा? ठीक है, अब हमसे तो कम से कम यहाँ जो बैठे हैं वो पूछना मत, और आपके साथ कोई आया तो उसको समझा के ही लाना हमारे पास। ठीक है, क्योंकि पूरा सिलेबस तक अलग नहीं है, ये सब मिक्स है, और जो जितना मिक्स करेगा वो जीतेगा, और बाद में जॉब लगने के बाद ज्यादा सफल होगा। ठीक है, चलिए बाकी की बात कल करेंगे। शांति।